समझ पा रहे हैं? तो इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन जो हुआ आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन जो हुआ आपका, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, उसका कारण क्या था? भारत का पैसा। अब आप सोचेंगे 1 ट्रिलियन कितना होता है? कितने साथी बता सकते हैं 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 ट्रिलियन बता सकते हैं? 1 ट्रिलियन होता है पैसा आपका 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होती साथी। 1 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ और 1 लाख करोड़। ये तो 1 ट्रिलियन है सिर्फ। मैं कह रहा हूँ 45 ट्रिलियन। 45 ट्रिलियन। तो 45 ट्रिलियन क्या हो जाएगा? 45 ट्रिलियन। अब इसमें भी डॉलर, अब इसमें मल्टीप्लाई करो 80 का, मल्टीप्लाई कर लो इसमें लगभग 80 का, तो आपको पता चलेगा इन्होंने कितना यहां से पैसा लूटा। आपका दिमाग हैरान हो जाएगा। इस देश को प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो अंग्रेजों से एकदम से सख्त नफरत करने लग जाएगा कि इन्होंने हमारे देश में किया तो किया क्या। और इस पैसे को सारे को ले जाकर के ब्रिटेन में लगा दिया और भारतीयों को भूखा मरने के लिए इन्होंने। अब काहे की रेल बच जाती है और काहे का एजुकेशन सिस्टम बच जाता है। ठीक है, वो सब चीजें उन्होंने अपने लाभ के लिए पैदा की। और ये जो चीजें है ना, ये जो धन मैं आपको बता रहा हूं कि इतना पैसा ये यहां से ले गए, इसी घटना को तो कहा जाता है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद पॉलिटी में भी मैंने आपको इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन समझाई थी। साम्राज्यवाद क्या है? जब एक देश किसी दूसरे संसाधनों का प्रयोग करके खुद को बहुत मजबूत बना करके उस देश का राजनीतिक आर्थिक शोषण करे, वहां के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर ले और उन पर अपना वर्चस्व और अधिकार समझे और उसका खून चूस ले, यही साम्राज्यवाद है। और इसमें ब्रिटेन सबसे आगे निकला दुनिया। बात क्लियर है? ये बात समझ में आई सारे लोगों को आपको? तो आप कहेंगे हाँ जी। अब बड़े चालाक लोग थे, दो तरफा पैसा भारत से कमाते थे। मतलब भारत की चीज़ों को सस्ती ले जा करके वापस यहाँ की चीज़ों को बेचते थे, फिर उसके ऊपर भी टैक्स लगाते थे, फिर उससे भी पैसा जनरेट करते थे। बात क्लियर है? आगे आएंगे, क्या बोलेंगे? क्लाइव के समय पर और क्या हुआ? हम क्लाइव के समय की घटनाओं को पढ़ रहे थे, उसके परिणाम क्या क्या हुए। क्लाइव ने मुगल सम्राट को क्लाइव ने मुगल सम्राट को रबर स्टाम्प बना दिया। रबर स्टाम्प, अब कोई ताकत इसके अंदर ना बची, रबर स्टाम्प बना दिया। ये हालात पढ़ रहे हैं हम उस समय के। रबर को स्टाम्प बना दिया, क्या बोले, रबर स्टाम्प बना दिया मुगल सम्राट को। और क्लाइव ने असैनिक सुधार किए। असैनिक यानी जो लोग सेना में नहीं थे, असैनिक सुधार किए। असैनिक सुधार से मतलब है आपका, हम कहें तो नॉन आर्मी रिफॉर्म्स। ये नॉन आर्मी रिफॉर्म्स क्या थे? नॉन आर्मी रिफॉर्म्स, इन नॉन आर्मी रिफॉर्म्स को समझना आप। देखो, ये लोग क्या करते थे? मैंने कहा जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे वह सभी करते थे अपने निजी व्यापार, यानी कि अपने प्राइवेट बिजनेस पर वो बहुत फोकस रखते थे। तो क्लाइव ने देखा कि यार प्राइवेट बिजनेस ये लोग अपना बढ़ा रहे हैं और कंपनी को घाटा पहुंच रहा है। क्योंकि क्लाइव खुद भी, आप जानते हो, उसने भारत से जितना पैसा निचोड़ा, और उस समय पे क्लाइव की स्थिति ये थी कि वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी बन गया था, ब्रिटेन की महारानी के बाद में। समझ रहे हैं? क्लाइव इतना पैसा खुद के लिए यहाँ से बना के गया। तो वो क्लाइव देखता है कि भैया अब कंपनी खुद का तो लिए तो पैसा कमाता था, लेकिन बाकी अधिकारी जो कमा रहे थे तो उन पर रोक लगाना चाहता था। तो उसने देखा कि जितना भी आपका निजी व्यापार है, निजी व्यापार लोग कर रहे हैं, यानी जितना भी आपका, क्योंकि उन लोगों की सैलरी कम थी, मैंने आपको बताया, तो उसने क्या बोला कि भैया निजी व्यापार पर आपके पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि उस समय पर आप देखिए कि इनके पास में बहुत, आपका अगर मैं बात करूं, पुराने या कहूं तो आपका बहुत अच्छे कर्मचारी उस समय बंगाल में नहीं थे क्लाइव के समय पर। क्लाइव खुद तो था दूरदर्शी, ठीक है, भ्रष्ट भी था, खूब भ्रष्ट था, लेकिन उसके पास में जो है उस तरह के अधिकारी नहीं थे जो वहां पर बंगाल के शासन को चला पाए। यानी बंगाल की उस समय की स्थिति ये थी कि एक क्लर्क के पास में 20 लाख रुपए तक जो सैलरी जाती थी सैनिकों को, उसको क्लर्क देखता था। 20 लाख रुपए तक के मामले को, इतना पैसा वो अपने पास रखता था उस समय का क्लर्क।
आप सोचिए, जिसके पास इतना पैसा आ जाए और आज के समय में भी गड़बड़ी कर दी जाती हैं, तो अब आप सोचिए उस समय पर कितनी गड़बड़ियां कर दी जाती होंगी। तो इसने क्या कहा कि भाई तुम अपना निजी व्यापार नहीं करोगे। इससे फिर अधिकारियों ने विरोध किया कि भाई हम तो अब तक करते थे, क्लाइव से पहले तक करते थे, क्लाइव जब से आया तब से हमको अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा। उसने कहा भैया थोड़ा शांत रहो, ठीक है, थोड़ा शांत रहो। तो उसने क्या बोला, यहाँ पर इन सब लोगों से एक शपथ पर साइन कराए। शपथ पर साइन यानी एक शपथ लिखाया कि हम कंपनी के प्रति ईमानदार रहेंगे, और सभी लोगों से उस पर हस्ताक्षर कराए गए जितने कंपनी के कर्मचारी थे। तो क्या मुझे बताइए, आप सिर्फ शपथ मात्र से ये हो सकता है कि व्यक्तियों का जो लालच है, जिनके अंदर आपका कोई कुछ माइंडसेट चेंज हो सकते हैं, ठीक है, कि भाई मैंने शपथ ली है, अब थोड़ा बहुत कम कर देगा, कुछ बंद कर देंगे, मान के चलो, लेकिन मेजरली क्या बंद हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होगा। तो शपथ पर साइन के द्वारा एक प्रयास किया गया। एक प्रयास जो हुआ साथी आपका, यहाँ पर कुछ प्रयास मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ सुनना। इसने क्या किया, मद्रास के जो पुराने कर्मचारी थे, इसको नोट मत करना, सिर्फ सुनिए। मद्रास के जो पुराने कर्मचारी थे, यानी कि जिनको एक्सपीरियंस था, उन सबको उसने बुला लिया। कहाँ पर? बंगाल। मद्रास के पुराने कर्मचारी कहाँ बुला लिए गए? बंगाल। और क्योंकि बंगाल में उनको लोगों को अपना सेटअप बनाना था, और बंगाल के लोग कहाँ भेज दिए गए? बंगाल से भेज दिए गए मद्रास, यानी कि जो लोग आपका एक्सपीरियंस जिनको नहीं था। और साथ में उसने 1765 में व्यापार सभा बनाई। क्या बनाई? 1765 में व्यापार सभा बनाई। व्यापार सभा, व्यापार सभा का मतलब है आपका सोसाइटी फॉर ट्रेड बनाया। उसने कहा ठीक है, हमने तुम्हारे निजी व्यापार छीन लिए ना, तुम लोग हमारा विरोध कर रहे हो कि भाई हम आपको, तो पहले हम प्राइवेट बिजनेस करते थे। उन्होंने कहा देखो हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और एक व्यापार सभा बनाई, अर्थात हम कहे एक सोसाइटी फॉर ट्रेड बनाई। सोसाइटी फॉर ट्रेड। और इस सोसाइटी फॉर ट्रेड ने क्या किया? इसने किया कि भैया तंबाकू का जो भी बिजनेस होगा, तंबाकू का, आपका सुपारी का जो भी बिजनेस होगा आपका, और नमक का जो बिजनेस होगा, उस सब पर कंपनी की मोनोपोली रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की मोनोपोली रहेगी। और इन तीनों क्षेत्रों से जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लाभ आएगा, उस लाभ को कंपनी के कर्मचारियों में पदानुसार बांटा जाएगा। पदानुसार कैसे? जैसे जो सीनियर पोस्ट पर थे उनको आपका ज़्यादा मिलेगा हिस्सेदारी, जो आपका निचले पोस्ट पर थे उनको कम हिस्सेदारी मिलेगी। तो निचले पोस्ट वालों ने विद्रोह कर दिया। तो इस व्यवस्था को इस 1765 में, कभी पूछे सोसाइटी फॉर ट्रेड कब बना था? व्यापार सभा, तो आप जानना, तो छोटे से में लिख लो व्यापार सभा। लेकिन ये व्यापार सभा काम नहीं कर पाई थी, और 1768 में अधिकारियों की नाराजगी की वजह से इसको खत्म कर दिया गया था। तो ये असैनिक सुधार इसने कुछ करने का प्रयास किए क्लाइव ने, ठीक है। और क्लाइव ने क्या, एक क्लाइव फंड बनाया, और वो बनाया अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, कर्मचारियों को पेंशन। पेंशन, इसके लिए क्या बनाया गया था? इसके लिए बनाया गया था क्लाइव्स फंड। क्लाइव्स फंड खुद अपनी जेबें भरता रहता था ये, ठीक है। पेंशन फॉर रिटायर, पेंशन फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज, पेंशन फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज। तो इसने एक फंड बनाया कि भाई अब जो है कैसे कंपनी के अधिकारियों के अंदर एक विश्वास पैदा किया जाए कि भैया तुमको जो है अपनी नौकरी के बाद में, उन सेवाओं के बाद में भी वेतन दिया जाए। बात क्लियर है? बच्चा आप ऐसे बच्चे क्यों बनते हो? जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ, गुरुजी इसको नोट करें, इसको ना नोट करें। भाई साहब आप इतनी देर में मैंने लिखा, आप चाहो तो सारा नोट कर लिया करो। अच्छा थम्स अप करके बताएं कितने बच्चे ऐसे हैं जो सारा नोट कर लेते हैं? मैं कुछ कहूँ छोड़ने के लिए, रखने के लिए, करने के लिए, तब भी कर लेते होंगे। तो ये तो आपका निजी चुनाव है। अंग्रेज अधिकारी छुप कर के ईस्ट इंडिया कंपनी से तब भी निजी व्यापार करते थे, वो मना करती थी। तो मैं तुमसे लिखने के लिए मना भी कर दूं तो लिख लो। वो लोग तो भ्रष्टाचार को ना चाहते हुए कर रहे हैं, और आप मेहनत के लिए पूछ रहे हैं कि हम इसको लिख लें या ना लिखें। इतना इंट्यूशन मैंने पिछली कक्षाओं में, मैं आपको लगभग 100 दिन से रेगुलर गाइड करते आ रहा हूँ इस बैच में, और पिछले कई हजार दिनों से मैं आपको गाइड करता आ रहा हूँ। आपके अंदर एक चेतना पैदा हो जानी चाहिए थी अब तक, है ना, कि ये करें ना करें। सारे प्रयास चल रहे हैं आपका, इसके सारे के सारे ये क्लाइव के समय के प्रयास हैं। अब आप जानते हो कि भैया अधिकारी तो इनके बड़े भ्रष्ट अधिकारी थे, और इतने भ्रष्ट अधिकारी थे आपका कि आप पूछो मत। इतने भ्रष्ट अधिकारी थे कि क्लाइव ने तो एक बार पत्र लिखा ब्रिटिश शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों को, कि यार इनकी सैलरी कम है, इनकी सैलरी वैलरी थोड़ी बढ़ा दो।
तो संचालकों ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे पास इस बात के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो भ्रष्टाचार का कारण बनते थे। क्लाइव जो यहाँ से पैसा लेके गया, क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि क्लाइव ने स्वयं स्वयं का यहाँ से आज के समय पे तुलना करें तो लगभग 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया क्लाइव ने। और क्लाइव का जो ये घोटाला है, इसके लिए क्लाइव पर वहां जाकर के मुकदमा भी चला। और क्लाइव पर जब मुकदमा चला तो हालांकि क्लाइव तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था वहां ब्रिटेन में, तो उसने अपने आप को बरी करा लिया। लेकिन कहते हैं कि वहाँ की ब्रिटिश जो संसद थी उसमें जब इसके खिलाफ सवाल उठे तो ये इंडिया में जो तक शक्ति यहाँ से हासिल करके गया, जो फेम यहाँ से हासिल करके गया, ब्रिटेन में इसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं बची जब लोग इसको ये सड़क पर चलता और ये कहते कि इसने तो एक गरीब देश को लूट लिया, इसने तो एक देश को गरीब बना दिया, और एक देश जो दुनिया में ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, जो नॉलेज के लिए प्रसिद्ध था, उसको इसने लूटा और उस देश के सारे अवसर, भविष्य के अवसर भी इस व्यक्ति ने खत्म कर दिए। तो जब ऐसी बातें इसको सुनने को मिलती थी तो कहते हैं, एक कारण बताया जाता है कि ये खुद को जिम्मेदार इसने अपने अंतिम दिनों में इसने खुद को कारण माना था कि बंगाल में जो स्थिति थी उसके लिए ये अगर प्रयास करता तो भारतीय लोगों की मदद हो सकती थी। लेकिन 1 करोड़ लोग मारे गए, कारण मतलब बहुत सारे बताए जाते हैं। और अंत में इसने क्या कर लिया था, इसने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, अपना गला काट लिया था खुद ही। कहते हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो गया। बात समझ गए? आगे चलें। इसके बाद में कुछ गवर्नर रहे छोटे छोटे, तो ये बीच में कब चला गया था वापस, बताएं जरा। मैंने क्या कहा, ये कब वापस गया? तो आप कहेंगे 1757 से 60, आपने बताया भैया 1757 से 60, ठीक है। 60 में ही वापस चला गया, याद रख लेना था, इसने आत्महत्या कर ली थी, देख लेना कहीं के ना। इसके बाद में एक रहा था हॉलवेल। हॉलवेल 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 रहा है आपका कब से, 1760 में। हॉलवेल ही वो व्यक्ति है जिसके समय पर क्या हुई थी, इसके समय पर हुई थी कौन सी, ब्लैक होल ट्रेजडी। ब्लैक होल ट्रेजडी की आपका डेट लिखिए साथी मुझे। आपको परफेक्ट स्टूडेंट बनना है, परफेक्ट। ब्लैक होल ट्रेजडी हॉलवेल के समय की घटना है। फिर तीसरा, ये भी तो बंद कर लिया था, मैंने कहा था ना 146 लोगों में, या उस घटना को मैंने आपको बताया कि कैसे वो आरोप लगाए गए सिराजुद्दौला पर, जो आरोप आप जो है एकदम से ठीक नहीं बैठते हैं। वेंसी टार्ट यहाँ बीच में आया था 1760 से लेकर के आपका 1765 तक। कौन था बंगाल का गवर्नर? यहाँ पर था वेंसी टार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। तो बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो बंगाल का गवर्नर कौन था? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है? 1764 में। ये वेंसिटार्ट के समय हुआ। इसके समय आया था आपका कार्टियर। कार्टियस नहीं, कभी लियोनस कार्टियस को समझ लो, कार्टियर। तो कार्टियर आया था 1769 से 72 तक, ठीक है। और जो बंगाल में अकाल पड़ा, जिसको मैंने बताया घटनाएं रही, तो बंगाल में अकाल के समय यही था। बंगाल में जब अकाल पड़ा था, बंगाल में अकाल, ये मत सोचना, मैंने आपसे तब भी कहा कि वो क्लाइव के समय की घटना नहीं है, वो तो परिणाम है द्वैध शासन के। बंगाल में अकाल पड़ा, यानी कि आपका फेमाइन इन 1770 एट द टाइम ऑफ कार्टियर। समझ रहे हैं भैया? ये कौन आया? आपका कार्टियर आया। छोटी छोटी घटनाएं इनके बीच में थी। और इसके बाद में फिर आया आपका पांचवा, वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें, आपका वो भारत में रहा कब तक? वॉरेन हेस्टिंग्स रहा 1772 से 1785। देखना जरा ध्यान। तो यानी कि 1772 में वो बंगाल का गवर्नर बना और 1773 तक रहा वो क्या? आपका बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर रहा। और फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, इसको क्या बना दिया गया बताएं? तो 1773 से लेकर के 1785 तक इसका पोस्ट बढ़ गया और ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। इसकी भूख क्लाइव से भी ज्यादा थी, यानी कि भारत को एक और लुटेरा मिला। आप ये समझिए, लुटेरा। ये जो तुम्हारी किताबें जिनके नाम के आगे इतना सम्मान पूर्वक लिख रही हैं ना, आप सोचिए, हमको उन किताबों से और पब्लिकेशन से भी, हमारी भी रहती हैं अक्सर, कई किताबों में नाम आता है, मैं अक्सर अपनी बुक पब्लिकेशन की, आप ये मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि
इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो नहीं सकता। अगर मैं कहूँ किसी एक सभ्यता ने हमारे साथ इस देश का सबसे ज़्यादा नुकसान किया तो वो